हेलो एवरीवन। आज हम मेडिकल लेबोरेटरी में उपयोग किए जाने वाले एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट इंक्यूबेटर के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये इंक्यूबेटर्स क्या होता है, इसके बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे कि ये इंक्यूबेटर होता क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका प्रिकॉशंस क्या है और लेबोरेटरी में आखिर इसका उपयोग करते ही क्यों है। तो पहले मैं आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दूं। ये जो इंक्यूबेटर इंस्ट्रूमेंट्स है, इसकी जो अगर इतिहास की बात करें 18वीं सदी से इसका उपयोग किया जाना शुरू हुआ। पहले इसका उपयोग इजिप्ट, चाइना जैसे कंट्रियों में यूज होता था, जिसमें वो एग्स को इंक्यूबेट करने के लिए और भी बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल्स को इंक्यूबेट करने के लिए उपयोग करते थे। फिर इसका उपयोग लेबोरेटरी में किया जाने लगा, जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को कराए जाने के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा। तो आज बेसिकली लेबोरेटरी में इसका बहुत इंपॉर्टेंस उपयोग होने लगा है। जब आप बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, जब आप सीरोलॉजी की बात करते हैं, जब आप ब्लड बैंकिंग की बात करते हैं, जब आप माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं, तो इन सारी के सारी लेबोरेटरी में ये इंस्ट्रूमेंट बहुत कंपलसरी होता है। क्यों? अब ऐसा क्या होता है कि इसका उपयोग हर तरह के लेबोरेटरी में होता है। इंक्यूबेटर जो वर्ड यूज किया गया है, और वो इंक्यूबेटर वर्ड इंक्यूबेशन से लिया गया है। अब इंक्यूबेशन का मतलब होता है किसी केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट होने में जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट में जो वक्त लगता है, वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में जो समय लगता है, वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड कहा जा सकता है। या फिर किसी एंटीजन एंटीबॉडी को रिएक्शन करने में जो वक्त लगता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट में, वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो इंक्यूबेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्पेशली डिजाइन ही किया गया है कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना, या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट देना, या फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होने के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। तो इंक्यूबेटर में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इनके कंस्ट्रक्शंस, इनके ऑपरेशंस के बारे में। इंक्यूबेटर में ये डोर होता है, इसको डोर बोलते हैं। क्या ये इंक्यूबेटर का डोर है? अब ये जो डोर होते हैं, ये सब थर्मोस्टैटिक्स होते हैं। अगर ये आप देखेंगे तो इतना थिक डोर है, और ये डबल लेयर से बना होता है, और इसमें से हीट बाहर की उष्मा अंदर नहीं जा सकती, और अंदर की जो हीट है, जो उष्मा है, वो बाहर नहीं आ सकती। इसीलिए ये बहुत थिकर होते हैं, 2 से 3 लेयर के बनाए गए होते हैं। ठीक है, ये डोर हो जाता है। अब इसमें ये पूरा चैम्बर होता है। अब जैसे आप देखेंगे परफोरेटेड प्लेट से इसके चैम्बर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अब ये हमारे वर्क के अनुसार इसकी साइज होती है। जैसे हमारे पास अगर छोटा वर्क है, बहुत कम चीजें रखनी होती, तो हम साइज जो है ये चैम्बर की हमने छोटी इंक्यूबेटर्स ले रखा है। अगर हमारे पास और बड़ा वर्क हो जाए और ज्यादा वर्क हमारे पास आने लगे कि हमें 200, 400, 500 ट्यूब रखनी है, या पेट्री प्लेट 10, 20, 50 रखनी है, तो हम इसकी साइज बड़ा कर सकते हैं। साइज, मशीन की जो साइज है वो छोटी बड़ी हो सकती है, बट इनका जो ऑपरेशन प्रोसीजर है, जो चलाने का तरीका है, इसका जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है, जो सेफ्टी रूल्स है, वो सारे एज इट इज एज होंगे। जैसे कि छोटे में होगा, एज इट इज एज बड़े में फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका डोर होता है, ये इसका इंटरनल चैम्बर होता है। अब ये चैम्बर आप परफोरेटेड प्लेट से अलग अलग भागों में बटा होता है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, डिपेंड करता है कि कितने चैम्बर होंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपके इंक्यूबेटर की साइज क्या है। ठीक है, अगर आप इसकी वॉल चारों तरफ से देखें, तो चारों तरफ से थिकर वॉल, डबल या ट्रिपल लेयर की वॉल्स होती है, और ये थर्मोस्टेटिक वॉल्स होती हैं। इसका फायदा ये होता है कि ना तो बाहर की हीट अंदर जा सकती है बंद होने के बाद, ना तो अंदर की हीट बाहर जा सकती है, जिसके कारण इसमें जो भी टेम्परेचर आप चाहें, इसके अंदर वो टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैम्बर हो गया, ये अंदर का चैम्बर हो गया, ये इसका डोर हो गया। अब जैसे कोई भी चीज आपको इंक्यूबेट करना है, तो आप इसके अंदर रख सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे शुगर टेस्ट लगाया है, और 10 मिनट के लिए इंक्यूबेशन के लिए रखा है। ये देख सकते हैं आप, हमने पेशेंट का शुगर टेस्ट लगाया है, 3 की पेशेंट का शुगर टेस्ट है, और हमने इसमें लगा के रखा है इंक्यूबेशन होने के लिए 10 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये इसका डोर हो गया। ये इसकी मेन स्विच होती है, ये देखिए, ये मेन स्विच है। इससे आप पावर ऑन, ऑफ और ऑन कर सकते हैं। जैसे अभी ये पावर ऑफ है, और फिर जरूरत पड़ने पे ऑन कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑन करेंगे, यहाँ पे मेन स्विच ऑन हो जाएगी। ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें लाइट आ रही है। ठीक है, लेकिन अभी ये मशीन ऑपरेटिंग प्रोसीजर में नहीं है, अभी ये मशीन चालू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो हमने टेम्परेचर सेट किया है, वो टेम्परेचर ऑलरेडी थर्मामीटर में है। ठीक है, जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, अब देखिए मशीन ऑपरेटिंग कंडीशंस में आ गई है ना। अभी हमने इसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा, मशीन, ये ग्रीन वाली लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। फिर जैसे जैसे इसका टेम्परेचर अगर लोअर जाएगा, तो तुरंत फिर ये ग्रीन वाली लाइट चालू हो जाएगी।
इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट कर दिया तो इसके अंदर का टेम्परेचर हमेशा 38 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा जब तक कि मैं मशीन को ऐसे वर्किंग स्टेज में छोड़ दूंगा। टेम्परेचर जैसे ही 38 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा उससे ओवर होना शुरू होगा, तुरंत इसमें लाइट बंद हो जाएगी, तुरंत इसमें पावर कट हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा वो तुरंत इसमें फिर से हीट होना शुरू हो जाएगा। अब ये 38 मैंने सेट किया इसलिए, अब आप जो भी टेम्परेचर आप सेट कर देंगे, नॉर्मली इंक्यूबेटर में 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर का ऑप्शन होता है। आप मिनिमम 30 डिग्री सेट कर सकते हैं और मैक्सिमम 110 डिग्री सेट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो हो जाते हैं। या हमारी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि हम जब लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो हम ह्यूमन बॉडी का सैंपल लेते हैं और ह्यूमन बॉडी का जो सैंपल होता है उसमें जितने भी बायोकेमिकल्स कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं। तो हम जो इंक्यूबेशन करते हैं इस इंक्यूबेटर में मोस्ट ऑफ कंडीशंस में 37 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो सबसे बेस्ट किस टेम्परेचर पे होंगे, वो सबसे बेस्ट 37 डिग्री सेल्सियस पे होंगे। इसीलिए मोस्टली इंक्यूबेटर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 37 डिग्री सेल्सियस ही रखना कंपलसरी है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टेस्ट करना है, कोई पर्टिकुलर वर्क करना है जिसमें आपको टेम्परेचर की ज्यादा आवश्यकता है, तो उस पर्टिकुलर के लिए आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि मोस्ट ऑफ लेबोरेटरी में हम ह्यूमन बॉडी का सैंपल उपयोग करते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए ग्रो कराते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, इसीलिए तो हमारे लिए वो पैथोजेनिक है। तो मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं। अब इसीलिए हम इसका 37 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। हमारी बॉडी में जितना बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, टोटल का टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन 37 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब हमें बाहर भी उसी टेम्परेचर पे रिएक्शन कराना है, तो इसीलिए हम इंक्यूबेटर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ये तो हो गया इंक्यूबेटर के बारे में। ऑपरेटिंग प्रोसीजर बहुत एज इट इज सिंपल होता है, आपको कुछ नहीं करना होता। मेन स्विच ऑन करना है, पावर सप्लाई आ जाएगा, रिक्वायर्ड टेम्परेचर सेट कर देना है और आपको एज इट इज छोड़ देना है। अब कुछ इंक्यूबेटर ऐसे आते हैं जिनमें टाइमिंग का भी ऑप्शन होता है। अगर आप चाहते हैं हमारा इंक्यूबेटर 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे चले, तो आप उसमें टाइम सेट कर सकते हैं और वो टाइम के अनुसार आपका इंक्यूबेटर चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ लेबोरेटरी में मैनुअल इस तरह के इंक्यूबेटर्स होते हैं जिसमें आपको टाइम का आपको स्टॉप वॉच लगा देना पड़ेगा। आप अलग अलग काम कर रहे हैं और अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइमिंग है, तो आप अलग अलग सैंपल अलग अलग टाइम पे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लेबोरेटरी में ऐसा कोई इंक्यूबेटर रखा है जिसमें टाइमर, तो आप अपने आप उसमें टाइमर भी सेट कर सकते हैं, उतने टाइम से उतने टाइम तक चलेगा, उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये होता है इंक्यूबेटर्स के बारे में। अब इसकी केयरिंग और मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। केयरिंग और मेंटेनेंस में ये होता है कि सबसे पहले आप प्रिकॉशंस देखेंगे, सावधानी की इस मशीन को चलाते वक्त क्या क्या एक्सीडेंटल होने के खतरे हैं। तो कभी भी मशीन में को तब ऑपरेट ना करें जब मशीन में करंट फ्लो हो रहा हो। दैट मीन्स पावर ऑन करके मशीन को ओपन करके अंदर हाथ डाल करके कोई भी आर्टिकल निकालने की कोशिश ना करें, बिकॉज ये सब जो चीजें देख रहे हैं ये सब कॉइल होती हैं, ये हीट होती हैं। अब ये इलेक्ट्रिक कॉइल है तो इनमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का रिस्क बना रहता है। अब ऐसे नॉर्मली होता नहीं, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो प्रॉपर सर्टिफाइड होके आते हैं, प्रॉपर टेस्टेड होके आते हैं। लेकिन फिर भी अपनी सावधानी के लिए आप कोशिश करें कि मशीन को ऑफ करने के बाद ही इसमें कोई भी आर्टिकल रखें या कोई भी आर्टिकल रिमूव करें। दूसरा, कभी भी इस सरफेस पे वेट आर्टिकल ना रखें जिसमें गीला हो, पानी टपक रहा हो, पानी निकल रहा हो, ऐसे आर्टिकल इसमें रखने से बचाएं ताकि मशीन में अंदर की साइड जंग ना लगे और मशीन खराब ना हो। ये बेसिक सा केयर होता है इसका, इसमें और स्पेसिफिक कुछ नहीं होता। तो अब आपको समझ में आ गया कि इंक्यूबेटर होता क्या। इंक्यूबेटर स्पेशली इंक्यूबेशन के लिए बनाया गया। इंक्यूबेशन एक ऐसा वर्क प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी केमिकल को कंप्लीटली रिएक्ट होने के लिए समय देते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली ग्रो होने का समय देते हैं। ओके, दैट्स ऑल। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं, डेफिनेटली आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।